हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो पीछे दो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप कि आप वो दोनों चीज आपने उन दोनों ही चैप्टर के हर एक लेक्चर को देखा होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे और उसको आपने प्रॉपरली सीखा होगा। ठीक है, आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैट्रिसेस के। ठीक है, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन की बात कर ले तो क्या करेंगे, आज मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मैट्रिसेस होता क्या समझेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या होता है मैट्रिसेस, तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे। क्या है, डिफिनीशन पे हम पढ़ सकते हैं या और भी मैंने कहा कि इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस कुछ और नहीं है, एक सिंपल सा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा है। बोलो कि सर क्या, किस चीज का अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट, कैसा डेटा। ठीक है, हमने कहा कि मान लो कि मेरे पास क्या है, अ, आप क्लास 12th में हो, राइट? क्लास 11th आपने पास करके आया होगा होपफुली। तो अगर मैं मुझे एक डेटा को अरेंज करने का काम दिया जाए, जिसमें कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलर जो उनके सब्जेक्ट्स रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी रहे हैं, उनमें हर एक बच्चा कितना परसेंटेज अक्वायर किया है, पाया है। अगर उसके डेटा को मुझे लिखना हो तो उस डेटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने कहा कि जो भी बच्चे होंगे, अब जितने भी आपके क्लास में बच्चे रहे होंगे, लेट्स से कि आप क्लास 12th में आए हो, तो क्लास 11th में आपके साथ जितने बच्चे रहे उनकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कि चलो राकेश है ना, राकेश ने क्या करा है कि मैथ में अटेंड कितना, मैथ में दे देते हैं अपने हिसाब से, मैथ में है तो अपना सब्जेक्ट है, थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं। मैंने कहा कि लेट्स से 80% अचीव किया इन्होंने। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्होंने लेट्स से कि अगर इनका इंटरेस्ट कम रहा होगा तो इन्होंने 60% अटेंड किया है। और लेट्स से फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स सबको टफ लगती है, तो फिर भी दे देते हैं कि चलो 65% इन्होंने अटेंड किया। सिमिलर वे में मेरे पास लेट्स से श्वेता है, श्वेता के साथ भी ऐसा ही कुछ है, इनकी इन्होंने क्या अटेंड किया है या क्या ऑब्टेन्ड, क्या अटेंड किया, जैसा भी आप लोगों को इंग्लिश में अपने हिसाब से आप समझ सकते हो। ठीक है, ऑब्टेन्ड लेट्स से 70% इन मैथ। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्होंने क्या करा है, केमिस्ट्री लड़कियों के ज्यादातर अच्छी होती है वैसे, तो इन्होंने लेट्स से कि 70% अचीव किया यहाँ पे भी। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत थोड़े से हाथ तंग होते हैं सबके, तो इन्होंने लेट्स से 60% ही अचीव किया है। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी बच्चे होंगे सबके लिए डेटा दिया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी एक डेटा है, जो परसेंटेज अटेंड किया है ये भी एक डेटा है, और जो बच्चे हैं उनके नाम पर्टिकुलरली ये भी डेटा है। तो मैं कर सकता हूँ कि हर एक बच्चे को इसी तरीके से क्या कर सकता हूँ, सबका डेटा मैं एक लाइन वाइज सब कुछ लिखते चले जाऊं, है ना। बहुत ही क्लमजी सा मेरे पास जो ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी हमारे बुक में, नोटबुक में अवेलेबल होगी। ठीक है, ये करने के बजाय रेदर मैं ऐसा कर दूं कि मैं एक टेबल ले लूं, ठीक है, जिसमें मैं कह दूं कि मेरे पास बच्चे जो हैं उनके पहले एक में मैं नाम लिख दूं, ठीक है, और दूसरे में मैं सब्जेक्ट्स लिख दूं कि सब्जेक्ट्स मेरे पास लेट्स से फिजिक्स है ना, मैथ, केमिस्ट्री, और भी सब्जेक्ट्स होंगे, हम सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, इनमें पर्टिकुलरली लेट्स से हमने कहा कि राकेश की बात करी है, तो राकेश ने, हमने बात करी है श्वेता की, ठीक है, हमने बात करी है लेट्स से प्रिंस की। ठीक है, ये मेरे पास जो डेटा है अब इनको मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से फिजिक्स में राकेश के पास कितने नंबर्स थे, तो इन्होंने फिजिक्स में 65% अटेंड किया है, मैथ में इन्होंने 80% गेन किया था, और केमिस्ट्री में इन्होंने 60% गेन किया है। ठीक है, श्वेता की बात करें तो इन्होंने मैथ में 70%, केमिस्ट्री में 70%, और आपके फिजिक्स में 60%, सॉरी ये उल्टा हो गया, है ना। फिजिक्स में इन्होंने गेन किया है कितना, 60%, और आपकी केमिस्ट्री में इनके 70% है, और मैथ में भी 70% है। इस तरीके से लेट्स से प्रिंस का भी एक रैंडम डेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे 85% है, यहाँ पे लेट्स से 55% है, इनकी मैथ वीक है, और
मान लेते हैं केमिस्ट्री में इन्होंने अच्छा करा है, 90% है। तो अब अगर मुझे 3 बच्चों या 3, तो ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इस तरीके से मुझे उनके डेटास को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे रखना है ना, तो बेहतर है कि मैं इस तरीके से इस डेटा को अरेंज कर लूं। ये जितना कितना आसान है, लिखने में भी अगर जिसको मुझे याद रखना पड़ेगा तो भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है उनका जो अरेंजमेंट है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि अगर हम इसको एक रेक्टेंगुलर एरे के टर्म में अरेंज कर दे, रोज और कॉलम के टर्म में अरेंज कर दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका मैट्रिसेस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिसेस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम, या फिर कह लो कि रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। इसी रेक्टेंगुलर एरे, जो मैं एरे बोल रहा हूँ, एरे टर्म यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग कभी अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स वगैरह से रिलेटेड रहोगे तो इस तरीके की लैंग्वेज आपको देखने को मिली होगी। तो मेरे पास इस तरीके से डेटा क्या होती है, अरेंज होती है, जिसमें मैं इसको रोज बोलता हूँ, और जो ये वर्टिकल्स वाले होंगे इनको मैं क्या बोलता हूँ, कॉलम बोलता हूँ। बोलो सर कुछ तो दिख तो नहीं रहा। हमने कहा कि आप एक्स वाई जेड इस तरीके से कोई भी डेटा इसके अंदर आप अरेंज कर सकते हो। ए बी सी लिख दिया मैंने, लेट्स से 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोज और कॉलम में ये डेटा को अरेंज कर दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर एरे या फिर एरे बोलते हैं। ठीक है, इससे हुआ क्या, तो हमने कहा कि हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब अगर एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट वे में तो यही हुआ कि हमारे पास जो मैंने ऊपर डेटा लिखा हुआ था वो मेरे लिए इजी हो गया याद करना, मुझे इजी हो गया मुझे, मेरे लिए लिखना, मेरे लिए रिप्रेजेंट करना, स्टोर करना। तो मैट्रिसेस इज नथिंग बट द आपके पास डेटा का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्यों, आपको पता है कि लेंथ और विड्थ जहां पे भी आती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, जहां पे लेंथ विड्थ बराबर होगी उसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो ये सब बातें हम आगे आपको करते रहेंगे। अगर डिफिनेशन वाइज एक बार इसको फिर से देखते हुए चले, तो क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड द, ठीक है छोड़ो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये डेटा से अरेंजेड है, ये नंबर्स हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार नंबर ही हो। ठीक है, फंक्शन भी हो सकता है, नंबर की बात कर रहा हो तो वो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ इसका अरेंजमेंट है। इस तरीके से जो हमने इसके अंदर लिखे हैं, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं। और जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 रो है और मेरे पास 3 कॉलम है। ठीक है, इन्हीं को अगर मिला के मुझे बोलना रहे, तो मैंने कहा कि इसको मैं कैसे लिखता हूं, मैंने कहा कि कोई भी मेरे पास एक अगर मैट्रिसेस है जो कि इस तरीके से रो बाई कॉलम के टर्म में अरेंज्ड है, तो मैं इसको बोलता हूं कि जो भी नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनके टर्म्स में। ठीक है, और मान लिया कि अगर मेरे पास यहाँ पे m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम लोग बोलते हैं कि m बाई n ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिसेस है। ऑर्डर मतलब हमने कहा कि कोटि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, किसी भी गिवन मैट्रिसेस का कोटि या फिर ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या शो करता है, तो नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को। तो अगर मैं यहाँ पे m बाई n लिख रहा हूं, तो इन दोनों में क्या है, हमने कहा कि ये किसको शो कर रहा होगा, पहला जो है ये आपके रोज को शो करता है कि कितने मेरे पास पंक्तियां हैं, कितने रोज हैं। ये किसको शो करता है, तो ये शो करता है आपके कॉलम को। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास मैट्रिसेस है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे और मैंने रोज कॉलम बता दिया, मैंने ऑर्डर की बात कर ली, हमने कहा कि है अरेंजमेंट। ठीक है, तो किसी भी एक मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने कहा कि इंडिविजुअल बोलोगे तो ये एलिमेंट है, इनका अरेंजमेंट इस तरीके से। हमने कहा किसी भी मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो हमने कहा कि वो डिपेंड करता है कि आपके पास और कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस है। ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा में बोल दूं कि अगर किसी भी गिवन मैट्रिसेस का मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो, तो हमको कुछ और नहीं करने की जरूरत होती। हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए आपको किसी भी एक मैट्रिसेस के अंदर, तो आप इनके रो और कॉलम का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो भी नंबर आएगा
ये शो कर रहा होगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किसी भी गिवन एक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको कंप्लीट हो रही होंगी। ठीक है, अब इसमें जो आपको पॉइंट समझने हैं, मैंने वो तकरीबन हर बात बोली है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है। अब मैं फिर से थोड़ा सा एक एक पॉइंट पे आता हूँ कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए हमने क्या बोला, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। समझ में आई बात? किसका अरेंजमेंट है? तो हमने कहा कि डेटा है बेसिकली। अब वो डेटा के लिए मैं कभी उसको फंक्शन के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में, नंबर के टर्म्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, या किसी और तरीके से कोई वस्तुएं हैं उसको मुझे अरेंज करना है। इसमें PQR या इस तरीके से लिखता हूँ, या फिर मैं रियल लाइफ में मेरे पास कोई चीज है जो मुझे अरेंज करनी है, तो उनके क्या बोलते हैं, अरेंज। जो भी वस्तु है, जैसे कि आप कपड़े की दुकान पे अगर अच्छा उसमें भी जाओगे तो देखो कि रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट में रहता है। कुछ खाने में कुछ अलग तरीके के कपड़े, दूसरे में अलग, दूसरे में अलग, रो और कॉलम्स में देखोगे तो अरेंजमेंट बना रहता है। ठीक है, आप स्कूल्स में बैठते हो, आपने कभी स्कूल के अपने जो क्लास होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, वो भी देखोगे तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर आपको मिलेगी, रोज और कॉलम वहां पे भी मिलेंगे। तो बेसिकली ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। रियल लाइफ में कभी भी कहीं पे भी देखना, जहां पे अरेंजमेंट की बात आती है। हमारे पास जो बिल्डिंग्स है, घर देखते हो, उनका भी अरेंजमेंट देखोगे तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, वो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इसके ऑर्डर की बात करी। ऑर्डर क्या होता है कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है। तो रोज क्या होता है, उनका हॉरिजॉन्टल जो है आप अरेंजमेंट जो है, इसको मैं रोज बोलता हूँ। ये जितने भी आपके पास यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे भी बात करूंगा तो ये मेरे पास रोज दिखाएगा। ठीक है, और जो वर्टिकली आप इसको जब देखोगे तो इसी को क्या बोलोगे, तो सर इसी को हम लोग बोल देंगे कॉलम। ठीक है, इसी से मैंने आगे बोला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी गिवन मैट्रिसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ में हमने कहा कि जो अरेंज किया आपने उनको एलिमेंट बोल दिया। तो कितने एलिमेंट अरेंज हो सकते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स, मैंने कहा कि उसका ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन बेसिक बेसिक बातें सबको समझ में आ रही होंगी, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि जैसे आप हायर स्टडीज में जाओगे वहां पे भी इसका बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कर लो कि जो भी आप इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे तो इसको एक्सटेंसिवली यूज करा जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। ये सारी बातें बता दी मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कॉलम, ये सब। तो जनरल डिनोशन जो है किसी भी मैट्रिसेस का, हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब रो या कॉलम में हमने कहा कितनी भी रोज कितने भी कॉलम्स हो सकती हैं इन जनरल, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है आपके पास चार ही चीज हो सकता है मेरे पास बहुत सारी चीजें हो, तो मुझे अगर अरेंज करना है तो हमने कहा कि उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिसाइड करते हैं। तो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है हम इस तरीके से करते हैं, ये जो भी है आपके पास। ठीक है, अब जब इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर रहे हैं तो अब मैं कुछ चीजें आपको बताने स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से आपको ध्यान देना है। ये दिख रहा है आपको, हमने कहा कि ये M/N का कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो M रोज होंगे, N कॉलम्स होंगे। अब जरा देखो, हमने कहा कि जैसे जैसे किसी भी एक मैट्रिक्स का आप रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो उसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, मैंने कहा कि एलिमेंट होते हैं ना, तो एलिमेंट की अपनी पोजीशंस होती है। ठीक है, एलिमेंट्स की अपनी पोजीशंस होती है। मतलब मैंने कहा कि इनको भी हमको डिफाइन करना पड़ता है, और मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे रोज को शो कर रहा है ना, रोज नहीं सिर्फ रो, क्योंकि बहुत सारे रो होंगे इसमें। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉलम को शो कर रहा है। तो किसी भी एक एलिमेंट का क्या पोजीशन है वो हम बता सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि अगर मुझे इस वाले एलिमेंट जो भी है यहाँ पे, लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक्स है ना, अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा। मैंने कहा कि ये है कहाँ पे वो देख लो, मतलब कि कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। तो आप कहोगे सर अगर ये रो 1 है आपका, इसको R1 आप बोल रहे हो, और लेट से कॉलम को मैं C1 बोल देता हूँ, है ना, तो ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है। समझ में आ गया? तो ये जो भी एलिमेंट है इसको हमने सफिक्स में पहला रो पहला कॉलम लिख दिया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आया मेरे पास यहाँ पे, लेट से Y था, तो हमने कहा कि इसका पोजीशन क्या होगा, फिर उस हिसाब से हमने कहा कि पहला रो में है, दूसरे कॉलम में है। अब ये दूसरा कॉलम हो जाएगा ना यहाँ पे, जब भी आओगे तो ये C2 हो जाएगा, इसी तरीके से आगे जाएंगे तो C3 हो जाएगा।
अच्छा, तो साथ में जब मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ तो उसके सफिक्स में उसकी पोजीशन बताने के लिए मैं पहले रो को डिनोट कर रहा हूँ कि वो कौन से रो में है, और फिर उसके बाद मैं कॉलम को डिनोट कर रहा हूँ कि कौन से कॉलम में है। किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट के लिए उनका पोजीशन सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात सब एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये चीज हो सकती है। ठीक है, बात अगर यहाँ पे करें, हमने कहा कि तीसरा एलिमेंट, ऐसी तरीके किसी भी एलिमेंट में चले जाओ, तो अब उसी चीज को इन जनरल यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये चीज शो करी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि पहले में तो चले जाओगे हॉरिजॉन्टली तो रो तो नहीं चेंज होगा ना। तो अब यहाँ पे देखोगे कॉन्स्टेंटली जब आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो किसी भी रो के लिए तो ये फिक्स हो जाता है, और दूसरा वाला मेरे पास इट कीप्स चेंजिंग 1 2 3 4 अप टू एन तक। ठीक है, एन तक क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि एन मेरे पास कॉलम है की संख्या को डिनोट करता है, तो कहां तक जाएगा? कॉलम तक। वर्टिकली जब देखोगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा किसी भी एक उसमें, अगर कॉलम में देख रहे हो तो कॉलम नहीं चेंज होगा, और देखोगे रो चेंज हो रहा होगा। तो अगर वर्टिकली आप इस चीज को देख रहे हो तो देखोगे यहाँ पे पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, यहाँ पे देखोगे ये फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे रो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पास R1 था, ये मेरे पास R2 होगा, R2 से मतलब रो 3, यहाँ पे R3 हो जाएगा तो रो 3, R2 मतलब रो 2, R3 मतलब रो 3। तो अब ये रो चेंज हो रहा है, और पहला वाला जो नंबर था किसको शो कर रहा था? तो रो को शो कर रहा था। तो R1 R2 के हिसाब करस्पॉन्डिंगली 1 2 3 4 इस तरीके से कहां तक जाएगा? हमने कहा कि जितना मैक्सिमम आपके पास नंबर ऑफ रोज होगा, और वो यहाँ पे शो कर रहा कि M तक, तो लास्ट में ये M तक जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कितने बाय कितने के अरेंजमेंट को हम लोग इन जनरल शो कर सकते हैं। साथ में अब ये तो इतना बड़ा हो गया रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा कि इसको इन जनरल अगर मुझे दिखाना हो तो मैं कैसे शो करता हूँ? पहली बात तो मैट्रिसेस को मैं कैपिटल अल्फाबेट से कोई भी डिनोट करता हूँ, कोई भी अल्फाबेट ले लो कैपिटल में, इंग्लिश अल्फाबेट के, इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस तरीके ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला, यहाँ पे मैंने रोज और कॉलम को डिनोट कर दिया, और अगर इसके किसी भी एक एलिमेंट को शो करना हो तो मैंने ए आई जे से डिनोट कर दिया। ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। बोले सर काफी कुछ चीजें समझ आ रही, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही इसमें। आपने अब यहाँ पे आईजे कहाँ से ला दिया? एम बाई एन तो समझ में आया था कि ऑर्डर था, और मैट्रिसेस को इस बॉक्स में शो करते, तो चलो आपने शो कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आई है, इतना भी समझ में आया, तो मैंने कहा कि आई जो डिनोट कर रहा, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये रोज को डिनोट करता है, और जे जो डिनोट करता है ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब मुझे कोई भी एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ इन जनरल, तो आई और जे की वैल्यूज को आप पुट करते चले जाओगे तो आपको एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। अगर आई आपने 1 ले लिया और जे आपने 1 ले लिया, तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? A11। क्या डिनोट कर रहा है? कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ठीक बात है। तो अब यहाँ पे अगर मैं शो करूं कि आई हो क्या सकता है, हमने कहा कि अगर आई के बारे में थोड़ा सा कमेंट करो, तो हमने कहा कि ये आई किसको शो कर रहा है? रोज को डिनोट कर रहा है, और रोज यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे मैंने कहा एम है ना। तो आई की जो मैक्स वैल्यू हो सकती है वो हमेशा ही एम से छोटी या इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो रो तो है ही नहीं ना। आप किसी भी एक मैट्रिसेस के अंदर एक भी एलिमेंट लिख दोगे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर देगा, तो जीरो नहीं हो सकता ये। सेम बात गोज विद द कॉलम एज वेल, जो कि जो जैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, हमने कहा कि इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो एन हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू अगेन 1 से ही स्टार्ट होगी, ये भी जीरो कभी भी नहीं होगा किसी भी गिवन मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो एक कॉमन से स्टार्ट करी हमने अरेंजमेंट से, और यहाँ पे धीरे धीरे उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के टर्म में हम लोग मैट्रिसेस में आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जान लिया, ऑर्डर के बारे में समझ लिया, रो कॉलम क्या होता है वो समझ लिया, और आईजे पे हमने कंडीशन भी समझ ली। अब मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि आपको ये समझना है कि यही सेम चीज आगे कंटिन्यू हो रही, जब मैं अब बताऊंगा चीजें, तो अगर मुझे डिफिनीशन देनी है किसी भी मैट्रिसेस के बारे में, तो मैं कहीं ना कहीं जनरल नोटेशन इस तरीके से दूंगा। तो जब मैं ये दूंगा आपको नोटेशन डिफिनीशन के अंदर, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ इतना लिख देने से हमें इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आई होप
और काफी जगहों पे तो ये इस नोटेशन जो ये AI से लिखा हुआ ना, इसके बेसिस पे हम लोग मैट्रिसेस के टाइप को डिफाइन करते हैं। तो आई से कि यहाँ पे इसको आपको याद रखनी है और आगे इसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग बातें कर रहे होंगे, जितनी भी चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता दिया, और मैंने कहा कि इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो M/N ही होता है, और जो इसके अंदर एलिमेंट अगर मुझे निकालने हो तो MN से डिनोट करते हैं, और जो कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो सकता है, बोले सर यहाँ पे ये आपने मल्टीप्लीकेशन तो लिखा नहीं, इसको पढ़ने का तरीका है कि ये M/N लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है वो। जनरल मैंने कहा कि अगर जनरल मैट्रिसेस में अगर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इट्स नॉट कि इसको आप मल्टीप्लाई करके 6 लिख दो। मान लो अगर कोई 3 और T यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने कहा कि नहीं नहीं हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ पे 6 लिख दिया, ये गलती नहीं करनी है। राइट, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज वी रीड कि M/N है ना, कितने रोज है कितने कॉलम्स है, इस तरीके से। तो ये चीज याद रखेंगे, इसकी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो इसके बेसिस पे अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि इफ अ मैट्रिसेस हैज 12 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 7 एलिमेंट। बेसिकली दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें, और कह रहा है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिसेस है ना, और इस मैट्रिसेस के अंदर हमसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं टोटल, तो वो 12 है ना। इसके अंदर 12 एलिमेंट हैं आपके पास। ठीक है, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो बोल रहा है कि इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। अब बोलेंगे इसमें कि चलो ये अगर 12 एलिमेंट है, तो मैंने कहा कि 4/3 हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा सर कि अभी जो ऑर्डर को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन करके जितने भी आता है उसी को हम लोग उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं। हमने कहा कि अगर इसमें 12 एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डर रहा होगा वो क्या रहा होगा, ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा हो। तो हमने कहा कि 4/3, और जिसने भी कहा ये बात वो सही होगा। लेकिन कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, अरे 3/4 भी तो हो सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, ये बात भी सही है। तो एक्चुअली में अगर मुझे किसी भी मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो, या फिर मुझे गिवन हो, जैसे यहाँ पे 12 गिवन है, तो हमने कहा कि रो और कॉलम के टर्म में आपको ऐसे कोई भी दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करके उस नंबर के बराबर आ रहा हो। अगर मुझे यहाँ पे 12 दिखा तो हमने कहा कि कौन कौन से ऑर्डर के मैट्रिसेस हो सकती है। हमने कहा कि ऑर्डर सोचो जरा, हमने कहा कि दोनों कोई भी दो नंबर सोचो जिनमें मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता हो। तो किसी ने कहा कि 4 और 3, हमने कहा कि ये बात भी सही है, ये 12 देगा आपको। किसी ने कहा कि 3 और 4, ये बात भी सही है, 12 आ रहा होगा। किसी ने कहा कि क्या हो सकता है, 1 इंटू 12 बोल दिया, तो ये बात भी सही होगी, 12 इंटू 1 भी सही होगा। राइट, और क्या हो सकता है, हमने कहा कि 6 इंटू 2 सही हो सकता है, 2 इंटू 6 सही हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ सोच के बताओ कितने हो सकते हैं फिलहाल तो, और जितने ये हो रहे हैं, ठीक है, ये ही वो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो टोटल मेरे पास कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वही आपको देखना कि 1/12, 12/1, 2/6, 6/2, 3/4, 4/3, ये आपके पास टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो टोटल 6 मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर्स है ना। ये क्या है, मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर्स है। अच्छा, अब बोलोगे इससे कुछ बहुत ज्यादा तो चमका नहीं है ना, क्योंकि आप चमकाते हैं थोड़ा इसको। हमने कहा कि अगर मैं जैसे कि क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास किसी ने कहा कि एक 3/4 का मैट्रिसेस है, राइट, तो इन जनरल चलो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं क्या कर दूं कि ए से डिनोट कर दिया, यहाँ पे AIJ लिख दिया एलिमेंट्स के लिए, और यहाँ पे मैंने 3/4 लिख दिया। क्या डिनोट कर रहा होगा, हमने कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो ये आपके टोटल 4 है। अगर किसी ने इसी का उल्टा बोला और बोला कि सर इसमें मैं 4/3 ले रहा हूं, तो इसमें क्या चेंज हो गया, मैंने कहा आप ध्यान से देखो, चेंज होने वाली बात आपके सामने ही है। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये मेरे पास रोज को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, और ये मेरे पास कॉलम को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर दोनों मैट्रिसेस को मैं लिख दूं, इसको लेट से A2 बोल देता हूं मैं, और इसको मैं अगर A1 बोल दूं, दोनों के रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। और क्या फर्क है,
तो अगर मैं A1 की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिसेस बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, 3 रो होंगे जिसको मैं R1, R2 और R3 से शो कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले के अंदर। और दूसरे वाले के अंदर कॉलम जो होंगे, यहाँ पे क्या किससे शो हो रहा होगा, तो ये C1, C2, C3 और C4। ठीक है, साथ में अगर मुझे A2 बताना है तो हमने कहा कि A2 में क्या चेंज आएगा, तो A2 में मेरे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आएगा, R1, R2, R3, R4। और जब कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉलम होंगे, C1, C2 और C3। तो दोनों के रिप्रेजेंटेशन में आपको फर्क दिख रहा होगा। इसी तरीके से 6 1 नहीं था, 6 2 2 6 था, 12 1 1 2 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 था, इंटू नहीं है, बाई है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट 6 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे और डिफरेंट 6 मेरे पास मैट्रिसेस कह सकते हो। तो मैं ऐसे 6 मैट्रिसेस फ्रेम कर सकता हूं जिसके अंदर 12 एलिमेंट हो रहे होंगे। अच्छा सवाल था, बात भी समझ में आ गई होगी। साथ में इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पे गिवन था कि व्हाट इफ इट हैज 7, है ना। इसमें क्या है आपके पास, हमने कहा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि अगर ये इसके पास 7 एलिमेंट हो सिर्फ तब क्या होगा। मैंने कहा कि फिर वही बात है, अगर मुझे 7 एलिमेंट चाहिए तो हम फिर से वही बात सोचेंगे कि अगर 7 चाहिए तो 7 कौन से वो 2 नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर एक मैट्रिसेस आप मुझे चाहिए ए आई से इस तरीके से और एम बाई एन मैं कह, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 7। तो 7 सिर्फ 2 ही नंबर से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 2। तो मेरे पास ये पॉसिबल ऑर्डर दिख जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब जरा देखिए बात करते हैं जरा किस पे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। अभी तक जो बातें हमने सिखाई आपको, आपको उसी से स्टिक करके रखना है। यहाँ पे मैंने एक चीज बोली, हमने कहा कि अब जनरल रिप्रेजेंटेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैट्रिसेस को मैं कहीं ना कहीं इन टर्म्स में बात करता हूँ। ठीक है, इन टर्म्स में मैं बात करता हूँ कि ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब कह रहे हैं कि ये 2/3 का मेरे पास एक मैट्रिसेस है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं कैपिटल ए आई जे से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें क्या पता चल गया कि 2 रो और 3 कॉलम चाहिए होगा मुझे। तो यहाँ पे R1 होगा और R2 होगा, और जब कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास C1 होना चाहिए, C2 होना चाहिए और C3 होना चाहिए, है ना। और इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किससे डिनोट हो रहा है, ए आई जे से। और यही एलिमेंट को हमने कहा कि दो कंसिडर करा है, जिसमें मैं ए आई जे को अब मैं आई और जे के टर्म में क्या कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ जो कि आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से गिवन है। तो अब ये मैट्रिसेस बना के दिखाओ। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात मैं लिंक कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए, ना समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने फंक्शन आपको बता दिया, पहला चैप्टर यही पढ़ा। अगर किसी ने लगाओ कि किसको लग रहा है कि नहीं बताया, तो बेटा पहला चैप्टर में पढ़ा है, आप जाके उसको वापस देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ए आई से गिवन है, तो इसको मैं बोल दूं क्या कि ए आई और जे का फंक्शन है। ठीक है, और आई और जे क्या है, तो वेरिएबल्स है। राइट, क्लिक कर रहा होगा ये बात। मतलब जैसे जैसे आई और जे को पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये एलिमेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं तो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करते हो वहां से मुझे क्या मिलता है, वाई का मान मिल जाता है, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स मानते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, इसीलिए जब मैंने डेफिनेशन बताई तो कहा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या हो, एलिमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई और वस्तुएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन भी मेंशन किया था। तो ये एक्चुअली में इसका एलिमेंट को एज एन आई और जे का फंक्शन हम मान सकते हैं, और आई और जे जैसे भी डिफाइंड होगा यहाँ पे गिवन है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर मुझे ऐसा चाहिए तो अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं तो इसको मैं A11 बोल दूं, A12 बोल सकता हूँ, A13, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले में पहला वाला नहीं चेंज होता। दूसरे की बात करें, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ,
ताकि ये पौच पौच सा ना दिखे आपको। तो हमने कहा कि पहली बात तो एलिमेंट को इन जनरल बना लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम के लिए बात करूंगा तो A11 A12 और A13। फिर दूसरे में दूसरा रो तो A21 A22 और A23। ये मेरे पास रो 1 है और ये मेरे पास रो 2 है। ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है और ये मेरे पास C3 है। हमको ये सारे एलिमेंट चाहिए। और ये A11 मतलब क्या शो कर रहा है कि I और J 1 1 ही है। A12 क्या शो कर रहा है तो I और J 1 और 2 है। A13 क्या शो कर रहा है I 1 है J 3 है। हमने कहा कि जैसे जैसे आप इसमें पुट करोगे वो मिल जाएगा। अब निकालना भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि सारे एलिमेंट निकाल लो, टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से A11 की बात करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि सेक्शन में जहां पे भी I और J है वहां पे 1 पुट कर दो। स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9/2। A12 चाहिए, पुट करा इसी में तो 1 प्लस 2 इंटू 2, J की जगह 2 स्क्वायर किया डिवाइड किया तो क्या होगा? 25/2। A13 तो 1 प्लस 2 इंटू 3 सॉरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल जाएगा? तो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इज 7 स्क्वायर करोगे तो 49 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर वे में हम दूसरे वाले भी एलिमेंट निकाल सकते हैं सेम वे में। तो अगर मैं बात करूं कि A21 चाहिए, राइट, दूसरे वाले में जब जाओगे तो A22 चाहिए, A23 चाहिए। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो I की वैल्यू 2 हो गई, J की वैल्यू मेरे पास 1 होगी। स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इज 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। A22 की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? तो ये आपके पास मिलेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6। स्क्वायर करोगे 36, 36 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 18। A23 की बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2 प्लस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6 प्लस 2 इज 8। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा और 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32। सारे एलिमेंट मिल गए। तो अब आ जाते हैं फॉर्मेशन पे जिसकी आपसे डिमांड करी गई है। मेरे पास ए मैट्रिसेस है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स को आप अरेंज करके लिख दो। क्या आया था मेरे पास? पहला तो 9/2। दूसरा क्या आया? 40 क्या आया था? 25/2। ठीक है, 49/2, 8, 18, 32। ठीक है, कितने बाई कितने का है? 2/3 का। कितने एलिमेंट है टोटल? तो ऑब्वियसली 6 आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया आपके पास C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, यहाँ पे मेरे पास हो गया R1, यहाँ पे मेरे पास हो गया R2। समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस? तो इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई है। इसका दूसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये आप इसको अपना होमवर्क समझें मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है कि क्वेश्चन गिवन है आपको। अब यहाँ से मेरे पास कई सारी चीजें पूछी गई है। पहला मेरे से पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हैं इसके अंदर। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट गिवन है उनको बारे में बताना है। जितनी मैंने बातें बताई उन्हीं के ऊपर घूम करके यहाँ पे सारी चीजें पूछी जा रही। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस तो मैंने कहा कि जितने रोज और जितने कॉलम्स होते हैं उन्हीं को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। ये मेरे पास R1 है, यहाँ पे मेरे पास R2 है, यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है कि ये R3 है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक, कॉलम्स की बात कर ले तो कितने? पहली बात तो रो हो गए। मैंने कहा कि मेरे पास रो हो गए, मेरे पास टोटल 3। कॉलम्स कितने हैं? तो अगर आप कॉलम ढूंढोगे तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम। तो कितने कॉलम हुए? तो टोटल 3। ठीक है, तो 3 रो 3 कॉलम है। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3/3।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, मैंने कहा कि इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 का क्या दे रहा होगा 9, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मुझसे पूछा जाए कि मुझे बताना है A23, A23 कहने का मतलब क्या है, ए वो वाला एलिमेंट है जिसकी रो दूसरी है, कॉलम तीसरा है। तो दूसरी रो तो ये है मेरे पास, ये उसके एलिमेंट की बात होती। कॉलम तीसरा तो हमने कहा कि तीसरा तो ये है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम इसको शो कर रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें, हमने कहा कि A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो सबसे नीचे वाला होगा, पहला कॉलम कौन सा होगा, तो ये मेरे पास ये होगा। तीसरा की बात कर लो, A12 की जब बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि A12 कौन से होगा, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये होगा। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से देख लो चाहे इस तरीके से देख लो, है ना। पहले मैंने वो चीजें बताई, फिर उसके बाद उसको मैंने मैट्रिसेस के अंदर बनाया, अब मैट्रिसेस देके मैंने वापस से वही चीजें पूछ ली, ताकि दोनों तरीके से आप किसी तरीके से आपको चीजें परफेक्टली समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, अगर मेरे पास कभी भी दो मैट्रिसेस गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि, या फिर गिवन टू मैट्रिसेस आपको दे दें, आपसे पूछ ले कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना, ये तो या तो पूछ ले ऐसे कि बराबर है कि नहीं, या फिर बराबर दे दे और आपसे कोई कंडीशन आपसे वो जानना चाह रहा हो, तो याद रखेंगे कभी भी मेरे पास गिवन टू मैट्रिसेस के लिए मैं क्या कहता हूं कि अगर ए मैट्रिसेस है और ये लेट्स से ए आई जी, इसके मैं एलिमेंट को डिनोट कर रहा हूँ, एम बाई एन का मैट्रिसेस है। एक बी मैट्रिसेस ले सकते हैं जिसमें मैं इसके एलिमेंट को लेट्स से बी आई जी से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैंने पी बाई क्यू से डिनोट करा है। हम इनको कब बराबर बोलेंगे, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि दे आर सेम इफ गिवन टू मैट्रिसेस आर सेम, दैट इज इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, कि दोनों में उनके रोज और कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। क्या मतलब है, पहले वाले सेट में मैट्रिसेस के अंदर इसके रोज कितने हैं, तो m है। ठीक है, a बराबर b मैं यहां से लिख दे रहा हूं और इसके लिए मैं कंडीशन दे रहा हूं इफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ, कि पहले जो रो पहले में है जितने उतने ही रो दूसरे में होना चाहिए, मतलब यहां से आपके m और p दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और मैंने कहा कि कॉलम्स भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो तब। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने का मतलब क्या है, कि आप कह रहे हो कि ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे के। क्या मीनिंग, हमने कहा कि अगर आप इसके पहले एलिमेंट की बात करोगे तो A11 आएगा पहले से मैट्रिसेस से, और दूसरे वाले की बात करोगे तो B11 आएगा, तो A11 B11 से बराबर होना चाहिए। अगर मान लो दूसरा एलिमेंट लिया रो के अंदर और दूसरी रो पहले, या पहले रो दूसरे कॉलम में है, तो हमने कहा कि इसका एक एलिमेंट आएगा 1 2, जो कि किसको डिनोट कर रहा होगा, दो पहले रो और दूसरे कॉलम को, तो इसका भी पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंगली जो एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, और सिंपल मैं कह दूं कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, और ये सेम ऑर्डर होना चाहिए इनका पहला, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। बात करते हैं, और यही सब बातें मैंने यहाँ पे जनरल नोटेशन के टर्म में लिख दी है। चलो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये इक्वल मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस आपको यहाँ पे गिवन है, जिसमें कि आपको ए क्या गिवन है, तो ए इज -1। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने कहा कि मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, एक तो ए है, दूसरा मेरे पास बी मैट्रिसेस है। अब ये कह रहा है कि अगर ये बराबर है तो क्या कंडीशन होगी। पहली बात तो मैंने कहा कि अगर ये दोनों को बराबर है तो पहली बात इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या ऑर्डर सेम है, तो यस इट इज 2/3 ये भी है, 2/3 ये है। फिर दूसरा, हमने कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट किसके साथ बराबर होगा, इसके पहले एलिमेंट के साथ, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। ए बराबर होना चाहिए -1 की। बी किसके बराबर होगा, तो बी इसके दूसरे एलिमेंट के साथ बराबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सी किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा। डी किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। और ई 0 के बराबर होगा। एफ 5 के बराबर होगा। तो अब इसका वाइस वर्सा सोचो, आपसे दो मैट्रिसेस देगा, उसके अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर देगा, और
अब ये बोल देगा कि ये मैट्रिसेस बराबर तो हैं, अब ये बताओ कि एक्स और वाई का मान क्या है, या फिर उससे ज्यादा मैट्रिसेस पूछ ले। अभी गिवन यहाँ पे देने के बाद क्वेश्चन इसमें भी फ्रेम करा जा सकता है कि अच्छा ये दोनों मैट्रिसेस अगर बराबर है तो बताओ कि ABCD EF का वैल्यू क्या है। ठीक है, कैसे निकाला हमको ये बात समझ में आई यहाँ पे ये सारी। चलो, तो ये इसका यूज है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हमेशा 1 से 2 नंबर का पूछता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, अगेन देखो वो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गए। अब कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को कंपेयर कर देना है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, हमने कहा कि इसका पहला एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट के साथ बराबर होना चाहिए। तो अब जब यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ तो A+4, पहली बात तो ये करने के पहले आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 मुझे दिख रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे कंडीशन मैंने कहा कि एलिमेंट बराबर करना पड़ेगा, तो 2A+2 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2A - A। तो A बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 2। ठीक है, और अगर मैं इसके एलिमेंट को बराबर कर दूं किसी और एलिमेंट के साथ, हमने कहा कि यहां से अगर लेट्स से इसको मैं बराबर कर देता हूं इसके साथ, ऑब्वियसली ये तो इनके पोजीशन है कि ये इसको इसके साथ ही बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 3B बराबर वॉट, B² + 2। सॉल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा, B² - 3B+2 बराबर वॉट, 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया है ना। तो क्वाड्रेटिक अगर बन गया, तुमने कहा कि इसकी वैल्यू निकाल लो। अब अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो बी के लिए सॉल्व कर लो, -b ± √b², क्योंकि बी में क्वाड्रेटिक है, -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × a। b बराबर क्या हो जाएगा, 3 ± 9 - 8 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा, b बराबर 3 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब b की दो वैल्यूज है, 2 और 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मान लो 2 और 1 आया, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और हमने कहा कि हर एक एलिमेंट के लिए बराबर होने चाहिए। देखो 8 तो 8 से बराबर है, समझ में आ गया। इसके लिए मैंने कहा कि a को क्या होना पड़ेगा, 2। आप 2 रख के देख लो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले वाले में पुट करोगे तो 2 + 4 = 6, दूसरे वाले में पुट करोगे तो 2 × 2 + 2 है, तो 2 × 2 = 4 + 2 अगेन 6, बराबर हो गया। 8 और 8 से बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के लिए मैंने दो वैल्यूज मुझे निकली है, 2 और 1। तो अगर मैं पहले 2 पुट करता हूँ दोनों में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × 2 3 × 2 = 6 मिल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 2 × 3 मिलेगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +2 6, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। 1 पुट किया तो 3 × 2 3 × 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर = 1 + 2 = 3। तो अगेन दोनों के लिए ये बराबर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अब जरा आगे बढ़ेंगे तो एक बात मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बात है, जो कि बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है, अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ तो -6 है और ये b² - 5 है ना। तो -6 बराबर क्या है, b² - 5 है, राइट, 5b है। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² - 5b प्लस का 6 बराबर क्या, 0। ये भी क्वाड्रेटिक बना। यहाँ से b के लिए मैंने सॉल्व किया तो माइनस का b प्लस माइनस b² मतलब 25 माइनस का 4 × 1 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1 क्या हो जाएगा, 5 ± √25 माइनस 4ac। ठीक है, तो 4 × 6 = 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 क्या मिला b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 5 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। प्लस लिया आपने तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 + 1 = 6। 6 से डिवाइड करोगे 2 को, 2 मतलब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। और यहाँ पे अगर आपने माइनस लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आपका 5 - 1 = 4, 4 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पे 3 और 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे
आपको अननोन मेरे पास ए और बी ही है। ए का तो समझ में आया कि ये तो सिंगल आ गया, बी में कई सारे केसेस बन गए। यहां से मैंने बात करी तो ये मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 2 और 1 आया। अच्छा, अब इसमें भी देखोगे 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है ना? तो दोनों तो सेम ही है, और इनको ऊपर वाले के लिए मैंने रख के पुट करके सेटिस्फाई भी करवाया, तो दोनों पोजीशन के लिए वो चीज सेटिस्फाई कर रही थी। अब बच गया 1 और 3। यहाँ पे जो मेरे पास 3 और 2 आया है, तो यहाँ से मुझे लास्ट वाले पोजीशन के लिए चेक करना पड़ेगा। बी अलग अलग नहीं है, बी चाहे ऊपर वाले पोजीशन जो कि दूसरे रो और सॉरी पहले रो और दूसरे कॉलम में है, वहां से भी, और जो मैंने यहाँ पे देखा टू दूसरे रो दूसरे कॉलम में, यहाँ पे दोनों पे जगहों पे देखोगे तो बी सेम लिखा हुआ है। तो बी की जितनी वैल्यूज आ रही है, वो 1 आया हो, वो 2 आया हो, 3 आया हो, उन सब वैल्यूज के लिए ये दोनों पोजीशन पे एलिमेंट सेम आने चाहिए। अगर किसी जगह पे किसी वैल्यू के लिए नहीं सेम आया, तो समझो कि वो एलिमेंट के लिए दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं है। तो अगर मैं ऊपर के लिए बात करूं तो 1 2 रख के चेक किया तो वो बिल्कुल आ रहा था। अगर अब मैं नीचे 1 2 पुट करके देखूं, अगर 1 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ तो -6 है, यहाँ पे कुछ पुट नहीं कर सकते। अगर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 -5 इंटू बी, मतलब 5 इंटू 2 इज 10। तो 4 -10 इज -6, मतलब 2 के लिए तो ये सही है। 1 पुट करके देखो, यहाँ पे -6 है, 1 पुट करूंगा तो 1 -5, 1 -5 इज माइनस का 4। एक जगह पे -4 आ रहा है, यहाँ पे -6 है, क्या ये बराबर है? नहीं। किसके लिए? तुमने कहा कि 1 के लिए, तो 1 बी की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि बी के 1 के लिए ये बराबर ही नहीं है। ठीक है, बचता है 3। 3 के लिए भी करके देख लो। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, -5 इंटू 3, तो 9 -15 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा। सेम बात आप ऊपर के लिए भी वैल्यू को सेटिस्फाई करवा के देखोगे। 3 के लिए पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 + 2 इज 11। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इज 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, ये फिर से बराबर नहीं हुए। तो आपका 3 नहीं हो सकता, आपका 1 नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बी की वैल्यू 1 ऐसी है जो कि ऊपर भी सेटिस्फाई कर रही है और जो भी नीचे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो फाइनल आंसर इसका होगा कि ए और बी के किस मान के लिए ये सेटिस्फाइड है, तो ए की वैल्यू आपको 2 मिली, तो वहां पे कोई झंझट नहीं था, और यहाँ पे बी की वैल्यू सिर्फ मुझे 1 मिलेगी, न कि 2 और 3। आई होप एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे था, और ये बात मैंने यहाँ पे समझा दी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। 2 और 3 क्यों डिस्कार्ड किया मैंने, दोनों जगह पे पुट करके मैंने देखा तो दोनों वो बराबर नहीं हो रही थी। आई होप शो कि आप लोगों को बात बहुत ही अच्छे से समझ में आया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये वैल्यूज बतानी है। अच्छा ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, तो अगेन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो मैंने कहा कि फिर से दो मैट्रिसेस को बराबर किया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू मेरे पास अलग अलग अननोन आ रहे हैं, मुझे इनका ही सम करना है। तो दो मैट्रिसेस को बराबर करके मैं वैल्यू निकाल लूं, और फिर इनको लिख सम करके मैं इनका मॉडुलस ले लूं। सिंपल। तो आप कंपेयर करना स्टार्ट करोगे तो अगर x+3 को -x-1 से कंपेयर करोगे, इनका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर किया तो -x-1 मिला। x को इधर लेके आओगे तो 2x बन जाएगा, 3 को इधर लेके जाओगे तो -4 बनेगा। x के लिए सॉल्व करा तो -2, एक वैल्यू मिल गई। दूसरे पे आ जाओ, किसको कंपेयर कर ले, तुमने कहा कि z को कंपेयर कर लेते, तो z-1 को कंपेयर करेंगे किससे, इस 3 के साथ, तो 3 होगा। तो z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेरे पास 4 हो गई। इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते। अब देखोगे कि बोलोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ा नहीं है, समझना है आपको इसके बात को। उसमें दो अननोन थे, तो मैंने कहा कि जो पहले सॉल्व कर सकते उसको सॉल्व कर लिया। तो यहां से मुझे क्या मिला, 4w - 8 बराबर क्या, 2w। w को इधर लेके आओगे तो 2w बचेगा, और इधर क्या बचेगा 8। w के लिए सॉल्व करा तो 4। अब आते हैं y वाले पे। y वाला एलिमेंट क्या है, मैंने कहा कि ये एलिमेंट को आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे पास 2y + x बराबर क्या, 0। अब मैंने x निकाल रखा पहले से, y मुझे पता नहीं, x की वैल्यू क्या है, -2 है, बराबर 0। तो y के लिए सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1। अब मुझे सारी वैल्यूज अगर मेरे पास हैं
तो मैं क्या ये इवेलुएट नहीं कर सकता? क्या कर लो। क्या निकालना है आपको? x प्लस वाई का मॉडुलस, x प्लस वाई का मॉड प्लस z प्लस डब्ल्यू का मॉड। तो x प्लस वाई करोगे तो x की वैल्यू मेरे पास -2 है, y की वैल्यू 1 है, इसका मॉडुलस। z की वैल्यू क्या आई थी? 4 आई गेस, यस 4 एंड 4, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। तो यहाँ पे करोगे तो ये माइनस का 1 आएगा विथ मॉडुलस, प्लस का ये यहाँ पे 8 आ रहा, तो 1 प्लस 8 इज व्हाट? 9। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन। और इस पे क्वेश्चन करवाने के पीछे मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। इसके बाद जो आता है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आता है। जैसा इनका नाम है वैसे ही ये मैट्रिसेस हैं, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाम समझ में आता है, मैट्रिसेस समझ में आ जाएगा। पहली जो मैट्रिसेस है मेरे पास यहाँ पे, वो क्या कह रहा है? रो मैट्रिसेस। दूसरा कॉलम, तीसरा स्क्वायर, चौथा डायगोनल, पांचवा स्केलर, छठा आइडेंटिटी, और सातवां मेरे पास यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा भी आपको हो सकता है, अगर आप जेई वगैरह की बुक को रेफर करोगे तो और भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको दिखेंगे, है ना। परेशान नहीं होना उसके लिए। हमने यहाँ पे उतने लिखे जो आपके बुक ने मेंशन कर रखे, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे। जो वो अदर टाइप के होंगे वो जेई के लिए पर्सपेक्टिव से सही होंगे, यहाँ पे वो यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर कभी कुछ आपको नया दिखता है तब भी। चलो एक एक करके सबकी बात करें। तो पहली मैट्रिसेस पंक्ति अभ्यू या रो मैट्रिसेस। नाम क्या है? रो। तो मैंने ऐसी मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने हो जाए, है ना, वो 10 20 50 कितने भी हो जाए, लेकिन रो सिर्फ इतना एक ही होना चाहिए। मैंने कहा कि ऐसी कोई मैट्रिसेस अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि रो एक रखना है, एक से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे इस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से करते हुए मेरे पास क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कॉलम होते जाएंगे। तो इसका कॉलम 1 हो सकता है, ये C2 होगा, ये C3 होगा, C4 होगा, जहां तक भी लेके जाओ। तो जनरल आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या है किसी भी रो मैट्रिसेस का, कि अगर ए बराबर मैट्रिसेस शो कर रहा हो और ए आई जी से डिनोट कर रहा हो, इसका मतलब इसके रो तो एक ही है, कॉलम एम हो सकती है, और एम की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ना तो नेगेटिव हो सकता ना तो 0 हो सकता। अगर इसके एग्जाम्पल और देखें तो मुझे आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू वाइज देखोगे तो ये आपको मैट्रिसेस दिख जाएगा, है ना। इस तरीके से 1/4 4 कॉलम होंगे इसमें अगर आप देखोगे तो, और ए रो एक ही मिलेगा आपको। सेम वे में मेरे पास कॉलम मैट्रिसेस, फिर से वही डिफिनीशन कि इसमें अब नंबर ऑफ रोज चाहे जितने भी हों, बट कॉलम मेरे पास एक ही होना चाहिए, राइट। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, बट अगर रोज देखोगे तो एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम तो 1 हो ही सकती है ना, मिनिमम उससे जीरो, जीरो तो कभी रो भी जीरो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो रो और कॉलम कभी भी एक से कम नहीं हो सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकते। इस तरीके से यहाँ पे भी बात करोगे तो यहाँ पे भी रो मेरे पास चेंज हुए, बट इन सब में क्या है? कॉलम सेम है। तो कॉलम हमको दूसरे से डिनोट करते थे, m/n में n से डिनोट करते थे जो बाद में लिखते थे। तो यहाँ पे कॉलम्स 1 रहेगा, बट रोज आपके कई सारी हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमने कहा कि अगर m/n कह रहे हो, ठीक है, तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। मतलब अगर मैं m/n की, मैंने कहा कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है, जीरो और निगेटिव को छोड़ के। तो अगर मैंने 2/3 लिखा है, मतलब 2 रो 3 कॉलम, मैं 2/2 भी तो लिख ले ही सकता था। लेकिन जैसे ये लोगे तो ये रेक्टेंगुलर में नहीं आएगा, कि जब रोज और कॉलम आपके बराबर ना हो वैसे मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर बोलते हैं। और जैसे ही रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। और इनका शेप भी उसी तरीके से समझ में आता है। ये क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल के टर्म में दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे तो रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर में क्या होता है? अच्छा, रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल आपका ऐसे भी हो सकता है। स्क्वायर में जब बात करते हैं तो ये एकदम सिमिलर टाइप दिखता है, चाहे वैसे कर दो चाहे ऐसे कर दो। ठीक है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो जब बड़ा छोटा होने का मतलब ये होगा कि इसके ऑर्डर्स बदलते चले जाएंगे। मान लो नीचे वाला अगर 2/2 का है तो ऊपर वाला 3/3 का हो रहा होगा, राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर मेरे पास रोज और कॉलम अगर आपस में बराबर नहीं है फॉर किसी भी गिवन मैट्रिसेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके कितने रोज है? यहाँ पे 3 रो हैं, और कॉलम कितनी है? तो 4 है।
तो ये अपन ऑब्वियसली 3 और 4 आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये 3/2 दे रखा, 3/2 भी है, तो ये भी 3 और 2 आपस में बराबर तो नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और जैसे ये बराबर हुआ, इसको हमने बोल दिया स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, और क्या होगा इसमें, तो ऑब्वियसली देखोगे रो और कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे, रो और कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नाम से समझ में आ रहा है। अगला मैट्रिक्स आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा यहाँ से जो पीछे हमने बताया उसका इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा जितने भी आगे की मैं डेफिनेशन बताऊंगा। कह रहा है कि आई स्क्वायर मैट्रिसेस, पहली बात तो हम रिकर्ड की मैट्रिसेस को बताते वक्त, डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते वक्त क्या बता रहे हैं, हमने कहा पहले स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी अ डायगोनल। किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को डायगोनल तब बोलेंगे इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब बोलोगे डायगोनल कहाँ है इसमें, ठीक है समझाते हैं। हमने कहा कि मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में पहला मैंने क्या बोला कि वो स्क्वायर हो, है ना। एक स्क्वायर मैट्रिसेस को मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा कब, जब इसके डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो है। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिसेस बोल रहा तो वो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 का होगा। 3 एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा कि ये इसके डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, ये इसके डायगोनल। अगर 1/1 में करोगे तो एक ही एलिमेंट है, वही डायगोनल पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका सबसे जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि A11, A22, A33, A44, A55, ये कोई भी एलिमेंट जो होंगे जहां पे भी मैट्रिसेस में, इनको छोड़ के बाकी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अगर तीसरे मैट्रिसेस में बात करूं तो मुझे A11 और A22 और A33 क्या दिख रहा है कि नॉन जीरो है, 357 है। बाकी किसी की बात कर लो, सारे के सारे क्या है, जीरो है। यहाँ पे देखोगे नीचे भी ऊपर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे और कोई एलिमेंट होता नहीं, 1/1 में एक ही एलिमेंट होगा, तो वहां पे जीरो दिखेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट की बात करें तो ये सारी चीजें मैंने दिखा दी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं कि आई और जे जब बराबर नहीं हो, है ना, आई और जे जब बराबर नहीं है तो वहां पे मुझे जीरो मिलना चाहिए। अब ये सारी बातें किस पे हो रही है, तब जरा फिर से यहाँ पे सुनो। डायगोनल मैट्रिक्स पूरा हमने डिफाइन किया, डायगोनल पे आते ही मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल बोलेंगे जब उसके डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो। अब डायगोनल पता लग गया, हम अब आए स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हुए ही पहले मुझे समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो है। इसको भी मैं स्केलर कब बोलूंगा, जब इसके क्या हो, सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी पिछले वाले में डायगोनल में बोला कि डायगोनल को पे सारे जो नॉन जीरो होने चाहिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन जीरो तो ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मैंने कहा कि डायगोनल ये दिख रहा है आपको, पहली बात तो ये स्क्वायर है, ये 1/1 का है, ये 2/2 का है, और ये 3/3 का है। ये इसके डायगोनल के एलिमेंट है, ये इसके डायगोनल के एलिमेंट है, ये इसके डायगोनल के एलिमेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 2 2 है, यहाँ पे देखोगे तो डायगोनल पे 5 है। और जब पीछे मैंने बताया तो यहाँ पे बोला कि डायगोनल पे नॉन जीरो होने चाहिए बस। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 5 7 है, यहाँ पे देखोगे तो -1 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था अदर देन जीरो, बट यहाँ पे जो भी होगा वो सेम होगा, ठीक है। जीरो भी नहीं होगा, जीरो के अलावा जो भी होगा बाकी सेम ही होगा। नेक्स्ट होता है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी, डायगोनल की बात कर रहा है तो डायगोनल आती समझ में आ गया कि नॉन डायगोनल वाले जीरो होंगे, ठीक है। और इसको आइडेंटिटी कब बोलूंगा, अभी तक तो मैं ये कह रहा था कि जो डायगोनल वाले होने चाहिए अदिश में वो सेम होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल पे बोला तो वो कुछ भी होने चाहिए, जीरो नहीं हो सकते थे। अब इसी को कह रहा हूँ कि जो स्केलर है जिसपे आप कह रहे थे कि सेम होना चाहिए, अब ये जो सेम होने के साथ साथ ये होना चाहिए कि हर बारी वो एक ही हो। अगर ये डायगोनल पे सिर्फ 1 1 है तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता हूँ, और इसको मैं डिनोट करता हूँ आई से, ठीक है। आई होप शो की बात समझ में आ रही होगी। शून्य मैट्रिक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो क्लास की टाइमिंग हो चुकी है तो क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं अगली वाली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही होगी, जो हमने समझाया वो आपको सबको समझ में आया होगा। सो
अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर